पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? अच्छा, पिछले क्लास में ये समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, और ये समझे थे कि केमिकल बॉन्ड क्या है। कोई भी अणुओं का निर्माण परमाणुओं से होता है। मॉलिक्यूल्स का जो निर्माण होता है यह एटम से होता है, और एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम होते हैं फोर्स यानी कि रासायनिक बल से जुड़े रहते हैं, और वही रासायनिक बल क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। पिछले क्लास में हम रासायनिक बंधन क्या है इसको हम समझा चुके हैं, और ये भी तय कर लिए थे कि केमिकल बॉन्ड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। केमिकल बॉन्ड को आप पहली बार क्लास 10th में पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, और क्लास 10th में दो प्रमुख बंधनों की चर्चा की गई है, दो मेन बॉन्ड का चर्चा किया गया है। केमिकल बॉन्ड का विस्तारित अध्ययन आप अगर साइंस स्ट्रीम से +2 किए होंगे तो 11th क्लास में है केमिकल बॉन्ड का। फिलहाल हम कोशिश रखेंगे कि क्लास 10th में आप जितनी चीज को पढ़े थे उसको आप एक बार फिर से समझ जाए, और 11th क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट जो बंधन के संदर्भ में है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन बंधन क्या है इस बात को आप समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मुख्य बंधन होते हैं, और बंधनों का निर्माण कैसे होता है तो आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो बंधनों का निर्माण होता है, और केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में न सिर्फ बंधनों का निर्माण होता है बल्कि बंधन टूटते भी हैं, टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में। और रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से परमाणु भाग लेते हैं, मुख्य रूप से नहीं, परमाणु ही भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं, और परमाणु के तरफ से परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जो जिम्मेदार है वो एटॉम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए जिम्मेदार अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो बंधन बनाने के लिए भी जिम्मेदार कौन होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बंधनों के निर्माण में भी पूर्ण रूप से संयोजी इलेक्ट्रॉन की भागीदारी होती है। आइए पहला बॉन्ड की चर्चा करते हैं। पहला बॉन्ड है इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड, या आयोनिक बॉन्ड। हिंदी में से कहते हैं विद्युत संयोजक तथा आयनिक बंधन। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, विद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। विद्युत संयोजक, आवाज छोड़ा है क्या? विद्युत संयोजक तथा आयनिक बंधन।
अब यह बंधन कैसे बनता है? तो जब मान लीजिए कि दो तत्व, एक ए है और दूसरा बी है, और ये रासायनिक अभिक्रिया करके एक कंपाउंड यौगिक AB का निर्माण किया। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में ए ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके बी को दे दिया और ये आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर लिए, ए ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया, और बी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया, और आपस में बंधन बनाकर क्या किए? जुड़ गए और अणु का निर्माण कर लिया। और ऐसी स्थिति में जो बंधन बना उसे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहेंगे, उसे विद्युत संयोजक बंधन कहेंगे। यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है अथवा इलेक्ट्रॉन के त्याग एवं ग्रहण के फलस्वरूप होता है, तब जो बंधन बनता है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक बंधन। स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफर, यानी एक परमाणु से निकलकर किसमें चला जाना? दूसरे परमाणु में चला जाना। एक परमाणु से निकल करके दूसरे परमाणु में चला जाना। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एग्जाम्पल से समझिए। ये सब समझ गए कि विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण कैसे होगा, इसमें कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन किस प्रकार के बंधन होते हैं, अथवा जब रासायनिक बंधन के निर्माण के समय एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे और दोनों परमाणु के बीच रासायनिक बंधन बन जाए तो निश्चित ही वह बंधन किस प्रकार के होंगे? क्लियर हो गया? अब आप ये तो समझ ही चुके हैं कि विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण कैसे होगा। तो जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन का, तो विद्युत संयोजक बंधन बनाने में जो भी परमाणु भाग ले उसमें यह गुण मौजूद होना चाहिए कि वे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, और दूसरा परमाणु में यह गुण मौजूद होना चाहिए कि वे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके। ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, वह विद्युत संयोजक बंधन बनाने में भी सक्षम है। तो विद्युत संयोजक बंधन उसी परिस्थिति में बनेगा जब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण मौजूद हो और दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण मौजूद हो। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण किसमें मौजूद है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अधातु में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन त्याग केवल धातु के परमाणु मेटल का एटॉम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता अधातुओं के परमाणु में है, नॉन मेटल के परमाणुओं में है। बात समझ रहे कि समझ रहे? धातु के परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण है, अधातु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण मौजूद है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? तो आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण किनके किनके बीच होता है? तो धातु और अधातुओं के बीच बनने वाला रासायनिक बंधन निश्चित रूप से क्या होगा? तो आप विद्युत संयोजक बंधन को तीन तरह से परिभाषित कर सकते। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को क्या कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके बंधन बना तो वो कौन बंधन है? धातु और अधातुओं के बीच हमेशा कैसा बंधन बनेंगे?
और धातु और अधातु के बीच हमेशा विद्युत संयोजक बंधन इसलिए बनेंगे कि धातु के ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण मौजूद है और अधातु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण मौजूद है। अब ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। बैलेंस करिएगा तो यहां 2 आएगा और यहां 2 आएगा, बैलेंस हो गया। क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को बैलेंस? क्या बोले? द्रव्यमान संरक्षण। अब देखिए कि इस समीकरण में मैग्नीशियम क्या है और ऑक्सीजन क्या है, और यौगिक में एक धातु का परमाणु एक अधातु परमाणु है। अगर आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा रासायनिक बंधन है, तो विद्युत, क्योंकि धातु अधातु के बीच का क्या कौन सा रासायनिक बंधन बनते हैं, विद्युत। कैसे बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12, और इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये आप तो जानते हैं कि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तभी परमाणु अस्थायी होगा और अणुओं का निर्माण होगा। सब परमाणु को अंतिम कक्षा में चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? तो यही अस्थायी होने की मान्यता है कि परमाणु के अंतिम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो अस्थायी हो जाएगा और फिर वे अणुओं में बदल जाएंगे या अणुओं का निर्माण कर लेंगे। तो यहां पर देखिए कि अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, तो मैग्नीशियम का अंतिम कक्षा में कितना हो गया, और अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कौन ग्रहण किया? ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन के भी अंतिम कक्षा में 8 पूरा हो गया, और मैग्नीशियम 2 का त्याग करके भी अंतिम कक्षा में 8 पूरा लिए। दोनों के अंतिम कक्षा में 8 हो गया। दोनों परमाणु अस्थायी होकर किसका निर्माण कर लिए? तो यहां पर जो रासायनिक बंधन का बन रहा है वे मैग्नीशियम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन त्याग और ऑक्सीजन के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, और इसीलिए इनके बीच बनने वाला रासायनिक बंधन विद्युत संयोजन। बातों को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है कि? सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। बैलेंस करिएगा तो इस तरह से बैलेंस होगा। अब सोडियम धातु है, यह बात आपको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है, इतने दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत का ये दिक्कत रहती है कि हम धातु अधातु को पहचानते नहीं है, तो हम कहते हैं कि धातु अधातु दोनों को नहीं पहचानते हैं, तो कम से कम एक को पहचान लीजिए। उसके बाद जिसको नहीं पहचानते हैं वो वही होगा जो आप नहीं जानते हैं, क्या? और धातु अधातु को पहचानने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अधातुओं की संख्या तो मात्र 22 है। जितने भी तत्व ज्ञात है 80% से ज्यादा क्या है? तत्व। हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक जितने तत्वों की खोज की है, कई तत्वों को वो लैब में बनाए भी हैं, उन तत्वों में अधिकांश तत्व क्या है? धातु है। अधातु तो मात्र 22, उसमें भी जो अधातु है वो लगभग गैस की स्थिति में है। 14 तो टोटल का टोटल गैस है।
और आप जानते हैं कि धातु ठोस होते हैं, गैस धातु नहीं हो सकता है। अब क्लोरीन क्या है? अधातु है, इसको पहचानने में क्या दिक्कत होगी? हम जानते हैं क्लोरीन गैस है, जानते हैं कि नहीं जानते? क्या ये भी आपको पता नहीं है? नहीं भी पता है तो इसीलिए नहीं पता कि आप पढ़े नहीं है। बस आज के बाद आपको पता चलेगा कि चलेगा। क्लोरीन गैस है और ये क्या है? अधातु। ऑक्सीजन गैस है, वो क्या होगा? नाइट्रोजन गैस है, वो क्या होगा? फ्लोरीन गैस है, वो क्या होगा? बस कईयों को तो आप पहचान लिए। फास्फोरस जानते हैं वो ठोस है, तो आपको शक हो सकता है कि वो धातु तो नहीं है। लेकिन अगर फास्फोरस को देखे तो मोम देखे ना, मोम उसी के समान ठोस है। अधातु का ठोस का मतलब यानी हथौड़ा मारने पर ठन ठन करेगा जी, समझे है ना? आपको कोयला भी ठोस है, कोयला भी ठोस है तो आपको लगेगा धातु है, तो मारिए हथौड़ा कोयला पर, ठोस नहीं है, वो फालतू का ठोस है। ठोस का मतलब हुआ कि जैसे लोहा स्टील पर आप हथौड़ा चलाए हैं, आवाज देखे हैं, वो आवाज निकलनी चाहिए धातु में। तो अगर कोई ठोस है और आपको शक हो कि धातु और अधातु है कि नहीं है, तो धातु को ठोस होने के लिए वही स्टील वाला गुण होनी चाहिए। फालतू का कोई आएगा कहेगा हम ठोस और धातु घोषित कर दो, वो नहीं होगा। तो फास्फोरस अधातु है, कार्बन अधातु है, सल्फर अधातु है, सभी गैस अधातु है। इतनी आप जान गए, जान गए, अब गलती हो ही नहीं सकती। आपको पता चलेगा ना, फास्फोरस अधातु है, कार्बन, सल्फर, जितने भी गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सब गैस है, सब के सब अधातु है। हाइड्रोजन गैस है ना, क्या होगा? अब कहिए किसी को धातु अधातु पहचानने में दिक्कत है? दिक्कत है, बताइए। अब भी दिक्कत है तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। अब यहां पर धातु अधातु में अभिक्रिया हुआ और सोडियम क्लोराइड का परमाणु बन गया। अब आपसे पूछ दे कि सोडियम क्लोराइड के बीच कौन सा रासायनिक बंधन होगा? विद्युत संयोजक, इलेक्ट्रोवायलेंट। धातु और अधातु के बीच कैसे रासायनिक बंधन बनते हैं? अब कैसे बना? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का 17, 2 8 1 2 8 7। क्लियर? अब दोनों को 8 8 पुराना अंतिम कक्षा में। सोडियम एक क्या करेगा? त्याग, तो सोडियम का अंतिम कक्षा में, और क्लोरीन एक क्या करेगा? 7 1। हो गया, हो गया, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो विद्युत संयोजक बंधन बने, अति समझ गए आप? धातु और अधातु के बीच बनने वाले रासायनिक बंधनों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? विद्युत संयोजक। इलेक्ट्रॉन के त्याग और गरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के त्याग और गरण के फलस्वरूप कैसे रासायनिक बंधन बनते हैं? विद्युत संयोजक। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप कैसे रासायनिक बंधन बनते हैं? धातु अधातु के बीच कैसे रासायनिक बंधन बनते हैं? कोई दिक्कत यहां पर? अब आपसे कभी पूछ दे, ये प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में किसमें विद्युत संयोजक बंधन है या विद्युत संयोजक बंधन नहीं है, ये बात आप पता लगा लीजिएगा कि लगा लीजिएगा। क्योंकि आपको पता चल गया है कि विद्युत संयोजक बंधन होगा तो एक धातु होगा और दूसरा अधातु होगा, इसी के बीच ही बन सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हो सकता है। आपसे पूछ दे कि बेरियम ऑक्साइड में, बेरियम ऑक्साइड में, बेरियम ऑक्साइड में, बेरियम ऑक्साइड में कैसा रासायनिक बंधन है? विद्युत संयोजक, क्योंकि बेरियम धातु, ऑक्सीजन अधातु, धातु के बीच विद्युत संयोजक। आपसे पूछ दिया कि कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड में कैसा रासायनिक बंधन? कैसा रासायनिक बंधन? आपसे पूछ दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड में कैसा रासायनिक बंधन? इनके बीच नहीं है।
हाइड्रोजन क्या है? फ्लोरीन क्या है? अधातु। अधातु के बीच विद्युत संयोजक, एक धातु एक अधातु का रहना अनिवार्य है। ठीक है, इनके बीच क्या विद्युत संयोजक बंधन है? नहीं है। लेकिन आपसे पूछ देगा सोडियम फ्लोराइड में, लिथियम फ्लोराइड में है ना? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो आप पकड़ लीजिएगा कौन विद्युत संयोजक है, इसमें कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और, कि जब दो प्रकार के परमाणु होते हैं, जब दो प्रकार के परमाणु होते हैं तो उनके बीच एक ही रासायनिक बंधन बनते हैं। जब किसी यौगिक में दो ही प्रकार के परमाणु होते हैं तब उनके बीच केवल एक ही प्रकार के रासायनिक बंधन बनते हैं। अब देख लीजिए, इसमें दो प्रकार के परमाणु है सोडियम और फ्लोरीन के, इसमें दो प्रकार के परमाणु है कैल्शियम और क्लोरीन के। परमाणु की संख्या निश्चित इसमें 3 है, लेकिन कितने प्रकार के परमाणु है? 2 प्रकार के, कैल्शियम और क्लोरीन। इसमें 2 प्रकार के परमाणु है बेरियम और ऑक्सीजन। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे यौगिक निश्चित ही मिलेंगे, या आप जानते हैं, जिसमें 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें 2 से अधिक प्रकार के परमाणु है कि ना है? इसमें कॉपर सल्फर ऑक्सीजन 3 प्रकार के परमाणु, सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 प्रकार के परमाणु, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन 3 प्रकार के परमाणु, है कि ना? तो जब किसी यौगिक में 2 ही प्रकार के परमाणु होते हैं तो उनके बीच एक ही प्रकार के रासायनिक बंधन बनते हैं। लेकिन जब किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक प्रकार का है तो उसके बीच 1 से अधिक रासायनिक बंधन बनते हैं। उनके बीच 1 से अधिक रासायनिक बंधन बनते हैं, अलग अलग टाइप के। तो इस तरह के यौगिक में 1 से अधिक रासायनिक बंधन निश्चित ही होंगे, क्योंकि परमाणु 2 से अधिक प्रकार के हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि इसमें विद्युत संयोजक बंधक होगा? होगा। कॉपर क्या है और ये दोनों क्या है? अधातु। सिल्वर क्या है? धातु। नाइट्रेट क्या है? अधातु। सोडियम क्या है? कार्बोनेट क्या है? धातु। अधातु है कि नहीं? 1 से अधिक प्रकार के परमाणु है वो हम छोड़ दिए। 1 से अधिक प्रकार के परमाणु है तो निश्चित ही 1 से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन होंगे। 1 से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन होंगे, लेकिन इसमें विद्युत संयोजक बंधन होंगे ही होंगे। क्यों? तो इसमें एक धातु और अधातु के परमाणु है, यानी इसमें और कोई बंधन होगा, लेकिन इसमें विद्युत संयोजक बंधन भी है। होगा नहीं है? बात समझे कि नहीं समझे? तो इसमें आगे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन रासायनिक बंधन है। लेकिन जहां पर भी धातु अधातु के परमाणु है जिस यौगिक में, वहां पर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होगा ही होगा। इसमें और एक बॉन्ड है जो आगे पढ़ेंगे, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी उपस्थित है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड निश्चित ही होंगे क्योंकि धातु का परमाणु है। और ऐसे तमाम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जिसमें धातु अधातु है उसमें निश्चित ही विद्युत संयोजक बंधन की उपस्थिति होगी, इसमें कोई शक नहीं रखिएगा। तो कॉपर सल्फेट में विद्युत संयोजक बंधन है? बिल्कुल है। सिल्वर नाइट्रेट में विद्युत संयोजक बंधन है? बिल्कुल है। सोडियम कार्बोनेट में विद्युत संयोजक बंधन है? इसमें एक और बंधन है,
कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें विद्युत संयोजक बंधन भी है। क्लियर हो गया? अब आपको दिक्कत नहीं होगा कहां पर विद्युत संयोजक है। दिक्कत होगा बताइए? दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कभी कभी पूछता है क्या, जैसे प्रश्न दे देगा आपको कभी कभी कि निम्न में आप समझने का कोशिश करिएगा। निम्न में किसमें एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन होते हैं। ऑप्शन में दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन में दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन में दे दिया सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन में दे दिया कॉपर नाइट्रेट। क्या होगा इसका आंसर? आप ये जान गए हैं कि दो प्रकार के परमाणु के बीच केवल एक रासायनिक बंधन बनते हैं। ऐसे ही यौगिक में एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन होंगे, जिसमें दो से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे। यहां दो प्रकार के परमाणु है, एक रासायनिक बंधन होगा। कौन होगा? विद्युत संयोजक, क्योंकि एक धातु अधातु है। इसमें भी दो प्रकार के परमाणु, इसमें भी दो प्रकार के परमाणु, लेकिन इसमें तीन प्रकार के परमाणु, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और दो प्रकार के परमाणुओं के बीच केवल एक ही रासायनिक बंधन बन सकते हैं। दो प्रकार के परमाणुओं के बीच केवल एक ही रासायनिक बंधन बन सकते हैं। एक से अधिक प्रकार के रासायनिक बंधन उसी यौगिक के अणु में उपस्थित होगा जिसमें दो से अधिक प्रकार का परमाणु होगा। तो अब ऐसे प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ऐसा ही ऑप्शन चाहिए। क्या समझ गए कि नहीं? कि तीन दो प्रकार के परमाणु वाला दे और एक अधिक प्रकार के। अब तक जो इस तरह के प्रश्न भिन्न भिन्न बोर्ड ने पूछा है, वो इसी तरह का ऑप्शन सेट करके दिए हैं बनाने। कई बोर्ड इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। और क्या प्रश्न पूछे गए हैं आपके नोट्स में है ही, आप उसको देखते हो कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल तरह के जो देखता होगा वो नौकरी करेगा, जो नहीं देखता होगा। आइए अब समझते हैं आयनिक यौगिक। आयोनिक कंपाउंड, या आप इसको इलेक्ट्रो वायलेंट कंपाउंड भी कह सकते। बंधन समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? पकड़ लीजिएगा कहां विद्युत संयोजक बंधन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस खोजना है धातु अधातु, जहां है वहां है। सीबीएसई का स्टूडेंट हूं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है हिंदी में। चलिए थौरेन होता है, थौरा को दूर किया जा सकता है कि अब बिहार में रहकर हिंदी ना सीखे तो लोग बिहारीपन पर शक करने लगेगा, क्योंकि राजभाषा है हमारी। राजभाषा नहीं, प्रदेश की भाषा है। राजभाषा तो हिंदी है। बिहार की प्रथम भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा उर्दू को प्राप्त है। चलिए ध्यान दीजिए, यानी कि बिहार सरकार के आदेश हिंदी में निकलते हैं, उर्दू में निकलते हैं। दो मुख्य भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो कम से कम उर्दू नहीं तो हिंदी तो जानना जरूरी है। उर्दू जाने तो वो भी अच्छी बात है। आजकल टीचर नहीं मिल रहे हैं उर्दू के, ठीक है। कई जगह यह रिपोर्ट आई कि उर्दू का बहाली निकलता है, सीटें नहीं भरता है।
अब जिनको पढ़ने की परंपरा रही है, पता नहीं वो छोड़ दिए इसलिए नहीं मिलता है, हमको लगता है। खैर, भाषा की मर्यादा अलग है, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल चर्चा करते किस पर? आयनिक यौगिक पर, आयोनिक कंपाउंड पर, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड पर। ऐसे यौगिक जिनमें विद्युत संयोजक बंधन उपस्थित रहते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें विद्युत संयोजक बंधन उपस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या आयनिक बंधन है? तो ये आयनिक यौगिक है। क्या सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन है? तो ये आयनिक यौगिक है। या विद्युत संयोजक बंधन है? तो विद्युत संयोजक यौगिक। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। क्या कॉपर नाइट्रेट में विद्युत संयोजक बंधन है? तो ये भी है। कौन यौगिक? आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया है? नहीं ना। आयनिक यौगिक वो यौगिक है जिनके परमाणु में रासायनिक बंधन के रूप में आयनिक या विद्युत संयोजी बंधन उपस्थित है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके अपने कुछ गुण होते हैं। आयनिक यौगिक के अपने कुछ गुण होते हैं। जो भी होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, तो एक एक करके आप जानिए। आयनिक किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे, समझे? सीबीएसई रे कि बिहार बोर्ड, केरला वाला बोर्ड का है न हो, ठीक है, उसको भी केमिस्ट्री समझा करें। आयनिक यौगिक बिहार में जो है ना, सब इंग्लिश मीडियम कोचिंग सब नाम खराब के लिए, सही बोल रहे हैं। विद्यार्थी से पैसा ले लेता 20,000 25,000, अब मास्टर को खुद इंग्लिश बोलने नहीं आता है, सही बोल रहे हैं। अब हमारे यहाँ बच्चों को बैठकर पढ़ने में दिक्कत होता है। लोहा का बेंच डेस्क है, लकड़ी का लगा नहीं सकते, उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अब वो सब कोचिंग में देखते सोफा लगे ले है, उसके बाद एसी लगे ले है। कौन किसको है इतना पैसा बिहार में और कौन दे रहा है उसको, समझ से परे है। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक ठीक है, लगा देंगे मजा नहीं आएगा। क्या गांव जाइएगा कितनों सोफा पर बैठिए, मचान पर नहीं बैठिएगा तो गांव का लोग मानेगा नहीं कि मानेगा। क्या है कि ना? मचान समझते हैं? मचान, अरे ध्यान दीजिए, मगध के इलाके में दलानी भी बोला जाता है उसको। और भागलपुर सब साइड ये शब्द काफी प्रचलित है। तो वही बात है कि बिहार के हैं तो लगना चाहिए बिहार के हैं। क्या? हाँ वही ना, जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है, वरना लोग लाश मान लेते। तो वही है, बिहारी है तो बिहारी दिखना भी जरूरी है। आइए आयनिक यौगिक समझे क्या है। तो आयनिक यौगिक की क्या विशेषता है? आयनिक यौगिक की विशेषता ये है कि इनके द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। अब उच्च होने कहने का मतलब है कि अन्य यौगिकों के तुलना में आयनिक यौगिक का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास 4 कंपाउंड दे दिया, एक दे दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दूसरा दे दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और पांचवा आपको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। अगर इस 4 ऑप्शन में अगर पूछ दे आपको कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप यहां पर उत्तर बॉन्ड के आधार पर देंगे। आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक वो यौगिक है जिनमें आयनिक बंधन है। आयनिक बंधन वहां जहां धातु अधातु दोनों के परमाणु है। आप देखिए धातु अधातु के परमाणु यहीं पर है। हाइड्रोजन सल्फर दोनों अधातु, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों अधातु, कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु। ये सभी अधातु अधातु वाले परमाणु है। यहां पर आयनिक बंधन नहीं है, लेकिन यहां पर आयनिक बंधन है। अगर आयनिक बंधन है तो ये आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक अन्य सभी यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? या यही क्वेश्चन में पूछता कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो भी इसका उत्तर क्या होता? तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका अन्य यौगिकों की तुलना में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। क्लियर है? पहला विशेषता समझ गए? आयनिक यौगिक का पहला प्रॉपर्टीज समझ में आया। दूसरा कि आयनिक यौगिक प्रायः ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी लिक्विड और गैस, यानी ठोस होते हैं। सामान्य ताप और दाब पर आयनिक यौगिक प्राय क्या होते हैं? यही एग्जाम्पल पर आप समझिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिक्विड अवस्था में रहते हैं या गैसीय अवस्था में रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो विशुद्ध गैस है, लेकिन नमक, सोडियम क्लोराइड नमक ठोस है कि ना है? अब देख रहे हैं स्थिति। तो आयनिक यौगिकों की प्रकृति प्रायः सॉलिड वाली होती है। अपवाद स्वरूप ही कोई आयनिक यौगिक लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये प्रायः ठोस होते हैं। और तीसरा गुण जानिए कि ये जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं, सोलेबल होते हैं। जल में विलय होते हैं, सोलेबल होते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में बोले तो पानी में गल जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब यही एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को दीजिएगा ना पानी में, गैस है, उड़ जाएगा, कहां से घुलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत घुलेगा, वो भी तब जब आप प्रेशर मारिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जल में घुल जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन, ये अपवाद है, कुछ घुल जाते हैं दूसरे यौगिक भी, लेकिन आयनिक यौगिक निश्चित ही जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक घुल जाता है जी। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आयनिक यौगिक का क्वथनांक और द्रव्यनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जो है, आयनिक यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं, और वो जल में क्या होते हैं? घुल जाते हुए जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। चौथा गुण पर आइए। आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में या एक्वस सॉल्यूशन, ये सीबीएसई वाला खट्टा समझ में आ जाएगा। आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक यानी कि कंडक्टर, सुचालक होते हैं।
क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलकर जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और वह एक्वस सॉल्यूशन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता। आप ये जानते होंगे कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, लेकिन इसी जल में डाल दीजिए सोडियम क्लोराइड और यह विद्युत का क्या? सुचालक हो जाता। नमक घुला पानी विद्युत का सुचालक है। नमक घुला पानी कंडक्टर का काम करता है, लेकिन शुद्ध जल कंडक्टर के रूप में कार्य नहीं करता है, इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, कुचालक के तौर पर कार्य करता है। तो जब आयनिक यौगिक जल में घुलकर जलीय विलयन बना लेते हैं, उससे होकर विद्युत धारा गमन कर सकता है। और ऐसा जलीय विलयन जिससे विद्युत धारा गमन कर सकता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय क्या है? तो जलीय विलयन है। कैसा जलीय विलयन है? तो जो विद्युत का चालन कर सके, यानी कि अपने से होकर विद्युत धारा को गमन करने दे, यानी कि विद्युत के सुचालक के तौर पर काम करने वाला जलीय विलयन क्या कहलाता है? और आयनिक यौगिक जल में घुलकर क्या बना लेते हैं? क्लियर हो गया? अब थोड़ा ये भी जान लीजिए, लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का सुचालक नहीं होते। विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। द्रव में घुलेगा, जल में घुलेगा तभी होगा। अब कोई भी आयनिक यौगिक जल में घुलकर विद्युत का सुचालक क्यों हो जाते? क्या कारण? वेरी गुड, समझ रहे हैं लगता। देखिए, मार्केट में टैलेंटेड का कमी नहीं है, समझिए। एक से एक टैलेंटेड है। ऐसा टैलेंटेड है कि एक दिन पढ़ के 4 दिन भाषण दे सकता है। सही बोले हैं। चाय दुकान पर कभी खड़ा नहीं रहे हैं। चाय दुकान पर खड़ा होकर कोहिनूर सब जो होता है, जो 10 साल एक्सपीरियंस रखता, उसके बाद वो सिगरेट धोकेगा और उसके बाद देखिए उसका क्या टैलेंट है। सही बोले हैं, मजा सही में टैलेंटेड है, लेकिन उसको फुर्सते नहीं कि बैठकर क्वेश्चन रटेगा। समझे कि नहीं समझे? उसको फुर्सते नहीं, वो जूनियर को भाषण दिए में रह जाता। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा सीनियर पनी दिखाना भी कभी कभी घातक हो जाता है। अब सीनियर है, आप सीनियर है, जूनियर सब सम्मान करता है। अब उस सम्मान के पीछे आप दिखाने में रह गए, मतलब उतने पढ़े जितना में दिखा सके जूनियर को कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं। जूनियरों को लगता है भैया है, पहले भैया को होगा तभी ना हमको होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है बहुत कुछ वो रटना छोड़ देता है, उसको भाषण देना है उसी के अनुरूप। तो अगर नौकरी चाहिए 100%, तो हमारा नोट का सारा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, और उस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। ये नहीं कि ऊपर ऊपर फेंक रहे हैं हम। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो हम ये बात बोले कि चाय दुकान से बच के, बहुत का जिंदगी बर्बाद कर दिया चाय दुकान ने। भाषणबाजी में समय व्यतीत होता है और उसके बाद रटेगा कौन? विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए इलेक्ट्रोलाइट क्यों बनते हैं? तो कोई भी आयनिक यौगिक जो है सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक आयन में टूट जाते हैं जल में घुलने के बाद, और आयन में धातु वाला धनात्मक, अधातु वाला ऋणात्मक, प्लस माइनस हो गया। जहां प्लस माइनस हुआ वहां तो विद्युत धारा गमन करेगा ही करेगा। तो आयनिक यौगिक जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, धातु धनात्मक, अधातु ऋणात्मक आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, और आयनों की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया?
तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, जल में विलय होते हैं, द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, द्रव्यनांक क्वथनांक उसके उच्च होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा बॉन्ड पर आए। कोवैलेंट बॉन्ड यानी क्या? सहसंयोजी बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधन। अब ध्यान दिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्युत संयोजक बंधन बना, या इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण के फलस्वरूप विद्युत संयोजक बंधन बना, या धातु अधातु के बीच विद्युत संयोजक बंधन बना। रासायनिक बंधन निर्माण के समय जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से बना था विद्युत संयोजक, का साझेदारी से बना था। तो अगर बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से हुआ है तो उसी बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक। क्लियर हो गया? दो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधनों का निर्माण अगर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप हुआ है तो उस बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन कहते हैं। उस बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन कहते हैं। यानी सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। लेकिन कब और किन परिस्थितियों में? तो जब एक धातु का अभिक्रिया अधातु के साथ होता है तब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्यों? तो धातु में त्याग करने का गुण है और अधातु में ग्रहण करने का गुण है, और इस तरह से उनके बीच बनते हैं विद्युत संयोजी बंधन। लेकिन क्या होगा कि जब अधातु अभिक्रिया अधातु से करेगा, जब अभिक्रिया अधातु से करेगा, जब अभिक्रिया समान प्रकार के परमाणु करेगा, तब क्या होगा? तब बनेगा सहसंयोजी। जब अधातु की अभिक्रिया अधातुओं से होती है, जब अधातु की अभिक्रिया अधातुओं से होती है तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है, दोनों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है, लेकिन देने वाला कोई है? अब ये दोनों बेचारा क्या करेगा? तो करता क्या है कि कार्बन कहेगा ऑक्सीजन का तुम भी दो, ऑक्सीजन कहेगा कार्बन को तो तुम भी दो, और दोनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने से दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और इस तरह अधातु और अधातु के परमाणुओं के बीच कैसा बंधन बनते हैं? सहसंयोजी बंधन बनते हैं। और जब अभिक्रिया समान प्रकार के परमाणुओं के बीच हो, जैसे आप जानते हैं कि क्लोरीन से अभिक्रिया करके Cl2 बनाता है और दो परमाणु की स्थिति में होता है। हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया करके H2 बनाता है। ये आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन भी दो परमाणु है। तो जब अभिक्रिया समान प्रकार के परमाणुओं के बीच हो तो यहां भी ऑप्शन त्याग ग्रहण करने वाला है? नहीं है। जब दो समान प्रकार के परमाणु हैं तो उनके बीच भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी का ही ऑप्शन बचता है, और इसलिए दो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बनती है। यानी कैसा बनती है? तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण अधातु और अधातु के परमाणुओं के बीच या समान प्रकार के परमाणुओं के बीच होता। सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण अधातु और अधातु के परमाणु के बीच या समान प्रकार के परमाणुओं के बीच होता। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे नाइट्रोजन है,
और नाइट्रोजन है, ये दोनों अभिक्रिया करके N2 बनेगा। अब जानते हैं सबको अंतिम कक्षा में चाहिए 8, तो ये दोनों मिलेगा तब जब दोनों को होगा 8। नाइट्रोजन को परमाणु संख्या 5 ना 7 होगा, अंतिम कक्षा में 5। अब देखिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितना 5, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5, ठीक है, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5। अब दोनों को मिलकर के अंतिम कक्षा में कितना पुराना तब जाकर अणु का निर्माण होगा। तो ये नाइट्रोजन कहेगा, इसके पास 5 चाहिए है, तो ये नाइट्रोजन कहेगा कि तुम हमको 3 दे दो, दे दिया, 8 पुरा लिया ये नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन कहा कि हम दिए हैं तो तुमसे भी लेंगे, और ये भी इसका 3 साझा कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करके अंतिम कक्षा में 8 पूरा कर लिया, और साझेदारी होने के साथ ही दोनों अस्थायी हो गया और अणु बन में बदल गया, N2 बन गया। देखे साझेदारी कैसा हुआ। अब ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं कार्बन के अंतिम कक्षा में 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6, CO2। अब कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब ये कार्बन में 4 है, ऑक्सीजन में 6 है, दोनों को चाहिए अंतिम कक्षा में। तो कार्बन कहेगा इस ऑक्सीजन को कि 2 तुम हमको साझा करके दो, और गड़बड़ा गया। अब कार्बन को 4 है, 8 पुराएगा, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन, और कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस तरह कार्बन का पूरा हो जाएगा कितना 8 हो गया। ये कार्बन ने दोनों ऑक्सीजन से 2 2 परमाणु ले लिया। अब ऑक्सीजन कहेगा हम क्या करेंगे, तुम भी दे दो हमको 2, और हम भी हो जाते हैं 8। ये भी कहता तुम भी हमको दे दो, और हो गया अंतिम कक्षा में 8, सबको 8, तो सब अस्थाई और अणु का निर्माण हो गया। तो देख रहे हैं ना कि साझेदारी से बनने वाले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंधन किस प्रकार के बंधन। क्लियर हो गया, बात समझ गए क्या? हाँ, धातु रेतु नहीं बनेगा, उसके बीच आयनिक बंधन बनेगा, समझे क्या? नहीं, सभी परमाणु के बीच कहाँ बने थे? हाँ, समान परमाणु के बीच बन सकते हैं। हाँ, क्लियर। अब समान परमाणु के बीच जो बनाता है उसी के बीच बनेगा। सोडियम के परमाणु Na2 नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो एक परमाणु है। क्लियर हो गया दोस्तों, बात समझ गए। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले रासायनिक बंधन किस प्रकार के। अब ध्यान दीजिए कि सहसंयोजी बंधन 2 प्रकार से बना, एक समान प्रकार के परमाणुओं के बीच और दूसरा असमान प्रकार के परमाणुओं के बीच। समान प्रकार के परमाणुओं के बीच भी सहसंयोजी बंधन बना और समान प्रकार के बीच भी सहसंयोजी बंधन बना। तो समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड जो है यह 2 प्रकार के होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर।
एक पोलर और दूसरा ध्रुवीय अध्रुवीय, ध्रुवीय अध्रुवीय। असमान प्रकार के परमाणु के बीच जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु है ना। ये आप जानते हैं कि अधातु अधातु के बीच ही बनते हैं कौन? तो समान प्रकार के अधातु है, समान प्रकार के अधातु है, समान प्रकार के अधातु है, तो उनके बीच कैसा सहसंयोजी? नाइट्रोजन के बीच भी सहसंयोजी है, लेकिन कैसा? समान प्रकार के परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजी बंधन को अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन कहते हैं। अलग अलग प्रकार के अधातु के परमाणु के बीच बनने वाले सहसंयोजी बंधन को ध्रुवीय। क्लियर हो गया? अब ध्रुवीय अध्रुवीय के बारे में पढ़िए एक बार, नोट में दिया हुआ है। दिया हुआ है, बहुत बोला नहीं दिया हुआ है। जो बोले हैं नहीं दिया हुआ है वो समझ रहे हैं कि कितने आप नौकरी के प्रति ईमानदार हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप पढ़ने के लिए पढ़ नहीं रहे हैं। किसी को ये अंदेशा हो गया कि हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तब तो आप पढ़ते रहिए। आपको नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करना है जी। पढ़ लिए जितना पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ लिए, स्कूल में पढ़ लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, अब कितना पढ़िएगा? आप उस हिसाब से पढ़िए कि आप नौकरी ले लीजिएगा। ये कैसे लीजिएगा? तो क्वेश्चन याद करके। क्लियर? एक लड़का है, क्वेश्चन पूछ रहा कि आपका ऑब्जेक्टिव याद करे या फिर सब्जेक्टिव भी याद करे। हम तो ऐसा लड़का को खोज रहे कौन बिना सब्जेक्टिव याद किए ऑब्जेक्टिव याद कर लेता है। हमारे नोट का सारा ऑब्जेक्टिव याद करने का मतलब है कि आप सारा सब्जेक्टिव भी याद कर लिए, क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्टिव चीज है ही नहीं जिस पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन को, हर कॉन्सेप्ट से 2, 4, 5 प्रश्न है। कोई दिक्कत जी? अब ध्यान दीजिए, एक थोड़ा सा ध्यान और दीजिए, बस आपको वैलेंट बॉन्ड तो समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कैसा बॉन्ड बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 1-1 भी हो सकती है, 2-2 भी हो सकती है, 3-3। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 1-1 भी हो सकती है, 2-2 भी हो सकती है। तो अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जैसे यहां 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है ना, तो यहां कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। फिर वहां देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना, हाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है। अब कहिएगा कार्बन तो 4 किया, नहीं, कार्बन ने 1 ऑक्सीजन के साथ मात्र कितना किया है? 2। तो जब सब परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। सब इलेक्ट्रॉन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करे तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2-2 करे तो कोवैलेंट बॉन्ड का मुख्य प्रकार पोलर और नॉन पोलर है, पोलर और, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल, ट्रिपल हो सकते हैं। आप कहिएगा 4th क्यों नहीं हो सकते हैं? तो 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो ही नहीं सकती है। ऐसा किसी तत्व में क्षमता ही नहीं है कि वे 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। समझे किन बात को? 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं हो सकती है। बात समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर कितने प्रकार के, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब सभी परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे तो, सभी परमाणु 2-2 की साझेदारी करे तो, और सभी परमाणु 3-3 की। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों समझते हैं
कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजी यौगिक। अब आपको यह समझने में दिक्कत नहीं होगा कि सहसंयोजी यौगिक क्या है। बता सकते कोई क्या है? अरे जिसमें आयनिक या विद्युत संयोजी बंधन था वो विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक। अब सहसंयोजी यौगिक वही होगा जिसमें क्या होगा? सहसंयोजी बंधन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कैसा बॉन्ड है? क्योंकि कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, अधातु अधातु के बीच, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा यौगिक है? वैसे जहां कार्बन है वो सहसंयोजी होता है। कार्बन दिखे 100% समझ जाइए वो क्या है, क्योंकि कार्बन को साझेदारी करने के अलावा कोई क्षमता। तो अगर किसी यौगिक में कार्बन है तो आंख मूंद कर समझ लीजिए, आंख मूंद कर नहीं, आराम से समझ लीजिए कि वो कैसा यौगिक है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो सहसंयोजी यौगिक वो है जिसमें सहसंयोजी बंधन है। असहसंयोजी बंधन के गुण आयनिक बंधन के ठीक उल्टा। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं तो सहसंयोजी यौगिक द्रव या गैस होते हैं। सहसंयोजी यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक, सहसंयोजी आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च था, सहसंयोजी यौगिक का निम्न। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील थे, ये जल में घुलनशील नहीं है। आयनिक यौगिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बनिक विलायक में नहीं घुलते हैं और ये कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल कार्बनिक विलायक है, एसीटोन कार्बनिक विलायक है, बेंजीन कार्बनिक विलायक है, फिनॉल कार्बनिक विलायक है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो सहसंयोजी यौगिक जल में नहीं घुलते हैं लेकिन कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में नहीं घुलते हैं, जल में। सहसंयोजी यौगिक के गुण आयनिक यौगिक के ठीक क्या हैं? आयनिक यौगिक के जल में घुलकर जल को सुचालक बना देते, ये बेचारा घुलते ही नहीं तो सुचालक कहां से बनाएंगे? आयनिक यौगिक जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, ये आयन में टूटते उड़ते नहीं है। कोई दिक्कत? समझ गए? एक बार सहसंयोजी यौगिक का गुण पढ़िए। टाइम तो हो गया। रुकिए, 10 मिनट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला क्लास में क्वेश्चन करेंगे, बहुत है। आज किसी क्लास को नहीं पढ़ाया, आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं, आपको पता ही होगा नहीं है। सब क्लास आज बंद है मेरा, लेकिन आप लोग के क्लास में मूड बदल गया, कल जाते हैं ले लेते हैं क्लास। आप लोग का सिलेबस भी बहुत पीछे हो गया है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए एक तीसरा बॉन्ड पढ़ते, को ऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजक बंधन। एक बात तो ये ध्यान देंगे कि सहसंयोजक है तो सहसंयोजी बंधन वाला गुण इसी में भी होगा, लेकिन थोड़ा अलग गुण वाला ये सहसंयोजी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंधन, यह भी एक सहसंयोजी बंधन ही है, अर्थात यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ही होगी, लेकिन साझेदारी कुछ अलग तरीके वाला होगी। कैसी होगी?
तो आप सहसंयोजी बंधन में क्या देखे कि दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। सहसंयोजी बंधन में दोनों परमाणु एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन साझा किए थे, लेकिन जब किसी बंधन निर्माण में एक ही परमाणु का इलेक्ट्रॉन साझा हो, क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक ही परमाणु का इलेक्ट्रॉन साझा हो, तब उसके बीच बनने वाला सहसंयोजी कैसा होता है। यानी उपसहसंयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, लेकिन वह सारा इलेक्ट्रॉन साझेदारी वाला एक ही परमाणु का होता है। अगर साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु का है तो वह सहसंयोजी, यानी कि साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन अगर एक ही परमाणु का है तो वह क्या है, उपसहसंयोजी। तो उपसहसंयोजी बंधन एक प्रकार का सहसंयोजी बंधन ही है, लेकिन सामान्य सहसंयोजी बंधन से यह भिन्न इस रूप में है कि उपसहसंयोजी बंधन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी वाला सारा इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु का होता है, दोनों परमाणु का। ए ने बी से लिया, बी ने ए से लिया, सहसंयोजी बंधन हुआ। लेकिन बी से ए लिया, ए के पास अपने था, लेकिन बी ने ए का इलेक्ट्रॉन साझा किया, लेकिन ए ने बी का इलेक्ट्रॉन साझा, यहां पर साझेदारी हुआ है, लेकिन केवल किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए बी के बीच बना बंधन कैसा है। तो जब साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु का हो, तब उन दोनों परमाणुओं के बीच बनने वाला बंधन कैसा, उपसहसंयोजी। ध्यान दीजिए क्या क्या लिख रहा है जी, ध्यान दीजिए कि NH3 HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाया, NH4Cl। NH3 और HCl अभिक्रिया करके NH4Cl बनाया। अब पहले NH3 में कैसा बंधन है ये बता सकते हैं आप, कैसा, सहसंयोजी है। नाइट्रोजन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, नहीं जी 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का 7, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है ना। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साझा किया, 8 पूरा, और हाइड्रोजन 1 साझा किया, कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन 2 परमाणु में स्थायी हो जाता है। नाइट्रोजन में 3 है, 5 होते अंतिम कक्षा में, 5, 1 2 3 2 5। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 1 1, तो तीनों हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन का 2 2 2 पूर्व का स्थायी हो गया। तो ये अमोनिया के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये दोनों अभिक्रिया करके NH4Cl जब बनाता है, ये दोनों अभिक्रिया करके जो NH4Cl बनाता है, ये दोनों अभिक्रिया करके NH4Cl जो बनाता है, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, साझेदारी में नहीं है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसके साथ साझा कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन कहता कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, आ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन कहा कि हम तब क्या करेंगे, हम तो अस्थायी हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का तुम कुछ छोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्लोरीन 8 हो गया, ये बना लिया NH4Cl।
अब NH4Cl जो बना है उसमें एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन केवल किसका है, यानी साझेदारी में केवल किसका इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, नाइट्रोजन का भाग लिया, हाइड्रोजन का भाग लिया है। यानी कि यहां पर जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं। इस यौगिक में 2 से अधिक प्रकार का परमाणु है, 2 से अधिक प्रकार का परमाणु, 1 से अधिक प्रकार का बंधन होगा। सहसंयोजी बंधन तो है ही, आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक और कौन बंधन आ गया, तो उपसहसंयोजी बंधन भी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, लेकिन वो साझा इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु के द्वारा होता है, दोनों परमाणु के द्वारा। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब उपसहसंयोजी यौगिक का गुण जो है सहसंयोजी यौगिक से थोड़ा ज्यादा और आयनिक यौगिक से कम होता है। अब उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत है, ऐसे यौगिक जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहेंगे। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं। अब उपसहसंयोजी यौगिक के विशेषताओं को पढ़िए एक बार, आप समझ जाइएगा सारा। उपसहसंयोजी यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक सहसंयोजी यौगिक से ज्यादा, लेकिन आयनिक यौगिक से। उपसहसंयोजी यौगिक भी प्रायः जो है द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। उपसहसंयोजी यौगिक भी द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, सहसंयोजी यौगिक। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? आइए, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक प्रकार का सहसंयोजी बंधन है, यानी यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी ही होगी। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का क्या था, सहसंयोजी था, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक ही तरह के परमाणु के द्वारा हुई। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का सहसंयोजी बंधन है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और दोनों ही परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड की प्रकृति अन्य सभी कोवैलेंट बॉन्ड की प्रकृति से थोड़ी अलग होती है। अलग किस मद्देनजर होती है, इसको समझिए आप कि कोवैलेंट बॉन्ड पर आवेश उपस्थित नहीं होता है। आयनिक यौगिकों के परमाणुओं के ऊपर ही आवेश उपस्थित होते हैं। सहसंयोजी यौगिक के अणुओं के बीच कोई चार्ज आवेश उत्पन्न नहीं रहते हैं, वे न्यूट्रल बने रहते हैं। लेकिन ये यहां जो सहसंयोजी बंधन है, इनके ऊपर थोड़ा सा क्या है, आवेश। हाइड्रोजन पर थोड़ा प्लस और फ्लोरीन पर थोड़ा माइनस। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच सहसंयोजी बंधन बनता है, तो इस तरह के सहसंयोजी बंधन में थोड़ा सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, हाइड्रोजन पर प्लस और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन पर माइनस। लेकिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ही होती है यहां पर भी, फिर भी थोड़ा आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं,
यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच ही बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच ही बनता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच ही बनता है। क्या हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं। केवल इन्हीं परिस्थितियों में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और किन्हीं परिस्थितियों में नहीं बनते। और ये भी एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आइए अगला क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे। असंयोजी यौगिक का अणुओं का आकार को पढ़ लीजिएगा। कुछ 2-4 पॉइंट किन्हीं को समझने में दिक्कत होगा तो निश्चित रहिएगा, हम क्वेश्चन पर आएंगे तो लेंगे आपके प्रश्नों को। कितना क्वेश्चन है? 130, 119। आप लोग करके आइएगा एक बार।